कवर किया था, बचा हुआ हिस्सा हम इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अभी तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, ये होती क्या है, इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने ये समझा था अभी तक कि इंडिया के अंदर ग्रोथ अचीव करने के लिए दो तरीके की पॉलिसी रन की जाती है। एक जो पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, तो दूसरी पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। What is monetary policy and fiscal policy? How these two policies are different from each other while their target is same, है ना। तो हम लोगों ने ये समझा था कि मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई का फंडा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करेगा, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रन की जाए। हमने ये समझा था कि फिस्कल पॉलिसी मतलब एक बजट है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? कि भारत सरकार किसी स्कीम को या फिर किसी पॉलिसी को रन करेगा, तब उस स्कीम के लिए, उस पॉलिसी के लिए मॉनेटरी मैनेजमेंट कैसे करेगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे खर्चा होगा, वहां पे इस सारा ये जो ज्ञान है ये जिस पॉलिसी के अंदर आता है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी है, ये पब्लिक फाइनेंस का एक हिस्सा है वहां पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी को पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको समझाया था कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस कैसे होता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रन की जाती है, तो फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रन की जाती है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के फिक्स टारगेट है, देयर आर फिक्स टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वो टारगेट होता क्या है? तो हमने ये समझा था कि इन्फ्लेशन जो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन, ये 2% to 6% होना चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को रन किया जाता है। इसलिए हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, वो इन्फ्लेशन को, इस टारगेट को देखती है और अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करती है। हमने ये समझा था कि फिस्कल पॉलिसी के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, नो स्पेसिफिक टारगेट। अल्टीमेट एम इज सेम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का अल्टीमेट एम क्या है? तो गाइस दोनों का अल्टीमेट एम है कि इंडिया की ग्रोथ इंश्योर करना, ग्रोथ अचीव करना, लेकिन दोनों को जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अलग अलग है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सीपीआई टारगेट है, तो फिस्कल पॉलिसी के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है। आप लोग कभी सुनोगे नहीं कि बजट के अंदर ये स्पेसिफिक टारगेट के लिए बजट बनाया गया, नहीं। एक वो एम्बिशन रखते हैं, उस एम्बिशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे थ्रू फिस्कल पॉलिसी। ओके, फिर हमने नेक्स्ट डिफरेंस देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी ना, उसके अंदर जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब जिनके आधारे मॉनेटरी पॉलिसी को रन किया जाएगा, तो वो होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट्स, देन रिजर्व्स, है ना। इनके सहारे से मॉनेटरी पॉलिसी को रन किया जाएगा। हर 2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तो हर 2 महीने के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट, रिजर्व्स, इनके रेट्स क्या है। उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी की एक्सपांशनरी। जबकि फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं? तो सरकार की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दो तरीके। इनकम के अंदर जैसे सरकार की टैक्सेस वगैरह आ गए, एक्सपेंडिचर के अंदर सब्सिडीज आ गई, अलग अलग स्कीमें आ गई, ये सारी चीजें। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, दोनों के बीच का ये बेसिक डिफरेंस था वहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी होती है। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी किसको कहेंगे? जहां पे स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन मतलब इनकम। ये बोला था ना मैंने कि फिस्कल पॉलिसी के दो हथियार कौन से हैं? सरकार की इनकम और सरकार का खर्चा। तो सरकार की इनकम और खर्चा जब बराबर होंगे तब वो न्यूट्रल पॉलिसी कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर ये चीज क्या है, ये समझ नहीं आ रही वहां पे कि कैसे न्यूट्रल है, कैसे एक्सपांशनरी है, कैसे कॉन्ट्रैक्शनली है। सो इट ऑल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर टाइम। उस समय में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि पॉलिसी कैसे रन करनी है। कि मान लो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, महंगाई वाली परिस्थिति है, या फिर मार्केट के अंदर डिफ्लेशनरी टेंडेंसी है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि मार्केट के अंदर करना क्या है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है तब ये समझा जाएगा कि मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए लोग ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी के दौरान ज्यादा खर्चे नहीं करेंगे या फिर लोगों के पास जो पैसा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जबकि जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशनरी टेंडेंसी है, मतलब मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तब लोग ज्यादा खरीदी नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होता है, मार्केट रिसेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो दिस इज योर डिफ्लेशनरी टेंडेंसी। तो जब मार्केट में डिफ्लेशनरी टेंडेंसी है तब यह समझा जाता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोग खरीदी नहीं करते, इसलिए लोग डिमांड नहीं जनरेट कर रहे, तो लोगों के पास पैसा बढ़ाना जरूरी है। तब आप देखोगे कि डिफ्लेशनरी टेंडेंसी जब होती है, मतलब रिसेशन डिप्रेशन जैसा माहौल है ना, तब सरकारें खर्चा न बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन कैसे काबू में है, इसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी कैसे होगी। अब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है तब फिस्कल पॉलिसी कैसे होगी, न्यूट्रल। जनरली यहाँ पे स्पेंडिंग और इनकम मतलब खर्चे और कमाई दोनों कैसी होगी, न्यूट्रल होगी वहां पे। ओके, दिस इज फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी। अनदर टाइप इज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। अब इसको समझाता हूं, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी मतलब क्या, कि मनी सप्लाई एक्सपांड करना। किसकी बात कर रहे हैं हम, मनी सप्लाई की। तो गाइस जब मनी सप्लाई एक्सपांड किया जाएगा उस तरीके की पॉलिसी को आप कहोगे एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब आप कहोगे मनी सप्लाई कैसे एक्सपांड करना है ना। तब आप देखोगे सरकार के टैक्सेशन, मतलब इनकम की बात कर रहा हूं अगेन, और सरकार की स्पेंडिंग यानी खर्चे की बात कर रहा हूं अगेन। तो सरकार की इनकम और खर्चे के अंदर आप देख सकते हो न्यूट्रल पॉलिसी के अंदर दोनों समान थे, लेकिन हम एक्सपांशनरी पॉलिसी के अंदर देख रहे हैं कि सरकार ने टैक्स कम कर दिए, है ना। टेक दिस एग्जांपल कि जब न्यूट्रल पॉलिसी थी तब टैक्सेशन 50% था, लेकिन जब एक्सपांशनरी पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया तब टैक्सेशन 20%, मतलब टैक्स रिड्यूस हो गया। इनकम साइड में चेंजेस किए ना सरकार ने। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख रुपए की सैलरी पे मैं पहले 50% टैक्स दे रहा था, तब आप कह सकते हो कि मैं 50,000 रुपए टैक्स में दे रहा हूं और 50,000 रुपए खर्चे के लिए मेरे पास बचे। दिस इज द अमाउंट विथ मी, इसको ये डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। ये चीज क्या है, 50,000 रुपए जो मेरे हाथ में बचा है टैक्स देने के बाद, ये है डिस्पोजेबल इनकम। तो जब मैं बात कर रहा हूं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की, तब टैक्स रेट तो 20% है, 50% से घट के 20% हो गया, मतलब ये जो अमाउंट है ये बदल जाएगी। तो 1 लाख रुपए की इनकम पे अभी 20,000 रुपए टैक्स है और 80,000 रुपए मेरे पास इनकम है जिसको मैं खर्चा कर सकता हूं। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई ना, 50,000 से बढ़ के 80,000, 30,000 से बढ़ गई है। तो अब मैं 30,000 की ज्यादा खरीदी कर सकता हूं, उतनी डिमांड मार्केट में जनरेट कर सकता हूं। मार्केट में जब रिसेशन डिप्रेशन जैसा माहौल होता है तब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो सरकारें क्या करेगी, टैक्स रेट को कम करके क्या करेगी, लोगों के पास पैसा बढ़ाएगी। जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तब लोग मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जाके क्या करेंगे, खर्चे करेंगे। खर्चे करने से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहां पे धीरे धीरे डिमांड बढ़ना शुरू होने से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और मार्केट चलन में आएगा, आपका वो मूविंग मोशन में आ जाएगा। सो दिस इज एक्सपांशनरी। तो यहाँ पे टैक्स रेट क्या कर दिए, कम कर दिए। अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार के खर्चे बढ़ गए ना, पहले 50% थे सरकार के खर्चे, अब 80% हो गए। अब आप बोलोगे ये चीज क्या है, इनकम समझ में आ गई कि लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया। एक्सपेंडिचर से कैसे है आप डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज को लड़ सकते हो। हाउ डू यू फाइट डिफ्लेशनरी टेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आसान आंसर इसका, जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी तब क्या होगा, लोगों के कुछ खर्चे सरकार अपने जिम्मे ले लेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का माहौल आया था तब कोविड के माहौल में लोगों के हाथ में जॉब नहीं थी, लोग जॉबलेस हो गए थे, लोगों को घर पे जाना पड़ा, तब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो गया था और डिफ्लेशनरी टेंडेंसी आ गई। तो भारत सरकार ने उस समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, उसमें से एक दो बताता हूं मैं आपको। जैसे
फ्री वैक्सीन दे दी भारत सरकार ने, फ्री खाना दे दिया, है ना, ये चीजें क्या कर दी भारत सरकार ने, फ्री। जब वैक्सीन फ्री मिल रही है लोगों को, खाना लोगों को फ्री मिल रहा है, तो एक्चुअली वैक्सीन और फूड की प्राइस जीरो हो गई क्या? नहीं, हमारे लिए वो जीरो है, लेकिन उसकी कीमत सरकार दे रहा है। तो सरकार जब वैक्सीन की कीमत पे कर रहा है हमारे लिए, सरकार जब खाने की कीमत पे कर रहा है हमारे लिए, तब सरकार अपने खर्चे को बढ़ा रहा है। अब इससे हुआ क्या, जब लोगों के पास वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आई, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट आया, तो लोगों के पास जितना सेव किया हुआ पैसा था ना, जितनी भी उनके पास सेविंग थी, उन्होंने उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को खरीदने में खर्चा किया। सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये प्राइमरी चीजें हो गई ना, हेल्थ, फूड, एजुकेशन, दीज आर प्राइमरी गुड्स। ये किसी भी इंसान को डेवलप होने के लिए जरूरी है। जब प्राइमरी गुड्स सेटिस्फाई होंगे तभी सेकेंडरी गुड्स के ऊपर लोग जाएंगे ना। सरकार ने क्या बोला कि तुम्हारी वैक्सीन का खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हारे खाने का खर्चा हम उठाएंगे, मतलब सरकार उठाएंगी। हमारे पास जो पैसा बचा था, हमने मार्केट में सामान जनरेट की, लग्जरियस आइटम खरीद लिए, फिर गए मेकअप का सामान खरीद के लाए, है ना, जिन्होंने लिया होगा, करेक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सरकार ने जब हमारा प्राइमरी गुड्स टेक ओवर कर लिया, तब हमने हमारा पैसा सेकेंडरी गुड्स के ऊपर खर्चा किया। इससे मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट हुई, मनी सप्लाई भी बढ़ गया इस चीजों से। तो जब सरकार खर्चे बढ़ाएंगी, तब खर्चा बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। उसको आप कहोगे एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। दिस इज नोन एज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये जिस समय रन की जाती है, वो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी टेंडेंसी होता है। जब मार्केट के अंदर चीजों की कीमतें कम हो रही है, डिफ्लेशन हो रहा है वहां पे, तब सरकारें एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है वहां पे। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी? ये कब होती है? तो ये तब होती है जब मार्केट में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, महंगाई सदृश परिस्थिति है। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी। अब क्या होता है, जब मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया कि मार्केट के अंदर मंदी या फिर रिसेशन या फिर डिप्रेशन जैसा माहौल है, उस माहौल में क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो मार्केट में पैसा बढ़ा के मार्केट को एक्सपांड करेंगे। जैसे बलून के अंदर हवा फूंक के हम उसको एक्सपांड करते हैं, तो जैसे हवा बलून में जा रही है, उसी तरीके से मार्केट में पैसा जाता है और मार्केट फूंकता है, इसलिए उसको एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शनरी? तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसे स्पंज होता है, स्पंज के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, फुल, उसका सैचुरेशन हो गया, तब क्या करेंगे आप, स्पंज को दबाओगे, स्क्वीज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब उसको आप दबाओगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, है ना। उसी तरीके से मार्केट को जब आप स्क्वीज करोगे, मार्केट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तब एक्स्ट्रा मनी सप्लाई मार्केट से बाहर निकल जाएगा और उससे इन्फ्लेशन के ऊपर काबू रखा जा सकता है। ओके, तो इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहा है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में हो क्या रहा है, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो रहा है, मार्केट से मनी कम हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट से पानी बाहर निकल जा रहा है, उसी तरीके से मार्केट से पैसा कम हो रहा है वहां पे। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट टैक्स के साथ, मतलब इनकम। अगेन जब एक्सपांशनरी में देखा कि टैक्स रेट कम करने से मार्केट एक्सपांड हो रहा है, तो अब बढ़ा के सरकार ने 70% कर दिया। मतलब 1 लाख रुपए की इनकम थी तो पहले 50,000 रुपए टैक्स दे रहा था, अब 70,000 रुपए टैक्स दे रहा हूं। पहले कितनी का था, 50 की। तो लोगों की
से पैसा निकालने की मुहिम स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया वहां पे 50% से बढ़ा के 70%, मतलब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर। उसी तरह ने खर्चे भी कम कर दिए ना वहां पे, पहले 50% हो रहे थे, अब 30% कर दिए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब सरकार अपना खर्चा कम कर रही है ना, तो वो खर्चा लोगों को खुद करना पड़ेगा, है ना। जैसे सरकार ने फ्री वैक्सीन देना बंद कर दिया, जो फ्री वैक्सीन दे रहे थे वो बंद कर दिया, तो सरकारी खर्चे कम हो गए, है ना। अब सरकार को वैक्सीन खरीद के लोगों को देनी नहीं पड़ रही है। जो फ्री फूड मिल रहा था उसको बंद कर देंगे। जब फ्री फूड लोगों को मिलना बंद हो जाएगा तो लोगों को खुद खरीदना पड़ेगा फूड वहां पे। तब जब सरकार एक्सपेंडिचर कम कर रही है तो मार्केट में मनी कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, मनी रिड्यूस हो रहा है वहां पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है तब हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सरकार जब टैक्स बढ़ाएगी और साथ ही साथ स्पेंडिंग कम करेगी तो दैट्स द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार को इन्फ्लेशन से लड़ाई लेनी है, इन्फ्लेशन को कम करना है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रन की जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होती है ना, तब सरकार की ये फिस्कल पॉलिसी ज्यादा काम नहीं करती। उसका कुछ बेसिक रीजन है, पॉलिटिकल रीजन एक्चुअली। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, महंगाई सदृश परिस्थिति है मार्केट के अंदर, तब वहां पे सरकार टैक्सेस बढ़ा रही है ना। अब ये चीज हर किसी को पसंद नहीं आएगी कि सरकार टैक्सेस बढ़ा रही है वहां, तो इससे लोग नाराज हो जाएंगे उस सरकार के खिलाफ और सरकार को अपने पावर से भी निकाल सकते हो अगर इन्फ्लेशन नजदीक है तो वहां पे। तो इसलिए सरकारें ज्यादातर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी में टैक्सेशन को नहीं बढ़ाती है, हाँ खर्चे थोड़े बहुत कम कर देगी वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार सब्सिडी देना बंद करेगा, क्या करेगा? सब्सिडी बंद कर देगा, तो उससे भी खर्चे बच जाएंगे। भारत सरकार ग्रांट देना बंद करेगा, ग्रांट देने से क्या होंगे? उससे भी खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन जब भारत सरकार सब्सिडी देना बंद कर रहे हैं तो लोग भारत सरकार को गालियां देते हैं ना, वहां पे गालियां देते इन द सेंस क्रिटिसाइज करते, पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स। तो भारत सरकार को वहां पे कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? लेट्स टेक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पेट्रोलियम सब्सिडी, या फिर मैं बात करूंगा एलपीजी सब्सिडी की बात करूं। सिलेंडर के ऊपर पहले सब्सिडी मिल रही थी, तो सिलेंडर आपको 500-600 रुपए में मिल जा रहा था क्योंकि सरकार सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दे रही। जब सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया तब यही सिलेंडर आपको 1100 रुपए तक के मिलना शुरू हो गया, है ना। तो आप लोगों ने क्या कहा? इस सरकार में महंगाई बढ़ गई। अब एक्चुअली में 500-600 रुपए से लेके 1100, मतलब तकरीबन 100 गुना तक बढ़ाई है अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा इसको। तो ये जो बढ़ोतरी इन्फ्लेशन के कारण नहीं है, भारत सरकार ने सब्सिडी देना बंद किया इसलिए इतनी प्राइस हो गई है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा कि सरकारों ने क्या किया है, चीजों को महंगा कर दिया है। तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकारों को, निगेटिव इंप्रेशन हो रहा है सरकार, इसलिए सरकारें ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहती है, वहां पे खर्चे कम करना, टैक्सेस बढ़ाना। दैट्स व्हाई व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, तो सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर होता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी तब सरकारें कुछ नहीं करती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा विजिबल नहीं होता है। विजिबल क्या होता है उस समय में? मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रन की जाती है और आरबीआई को वोट्स मांगने नहीं जाना है लोगों के सामने। दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज में जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहा है, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा की फिगर की तरह देखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। उस समय में फिस्कल पॉलिसी भी रन रहती है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है वहां पे। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है? बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए वहां पे क्या किया जाएगा? इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टैक्स रेट बढ़ा के और स्पेंडिंग कम करके। इससे क्या हो जाएगा कि जो मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर का वो कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन काबू में आएगा। उसके लिए जो पॉलिसी आप बनाओगे वो कैसी है? फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखा जाए तो दो ही तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी। ये थर्ड टाइप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कंपैरिजन करने में आसान हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी में होता क्या है। सो दीज आर
फिस्कल टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। व्हाट डू मीन बाय रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस? देखो, भारत के अंदर क्या है कि भारत के अंदर हम गरीब और अमीर इन दोनों के बीच का गैप देख सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, अलग अलग रिपोर्ट अपना अलग अलग डेटा कहती है। जैसे एक रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया के जो बॉटम 50% लोग हैं, उन बॉटम 50% लोगों का इंडिया के टोटल वेल्थ में जो हिस्सा है वो अराउंड 20% है। ठीक है, जो टॉप 1% लोग हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो मतलब इंडिया में गरीब और अमीर के बीच में गैप ज्यादा है, इनइक्वालिटी कहते हो आप। ठीक है, जब गरीब और अमीर के बीच में गैप ज्यादा है तब भारत सरकार जब टैक्स वसूल करेगी तो सबसे एक जैसा टैक्स वसूल कर सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे गरीबों के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार क्या करती है? अमीरों के लिए अलग टैक्सेस लगाती है, गरीबों के लिए अलग टैक्सेस लगाती है। मोस्ट पॉसिबली इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट बताई जाती है, उस लिमिट के नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है वहां पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गरीब और अमीर दोनों के बीच का गैप है। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मीनिंग क्या है कि जो इंसान जितना ज्यादा अमीर है उसको उतने ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। हाई टैक्सेस फॉर रिच पीपल, है ना। इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं ना, वो तकरीबन 39% टैक्स देते हैं, है ना। अगर आप इंडिया के अंदर फार्मर हो, एग्रीकल्चरल, तब आपको 0% टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स एग्जम्पशन है आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जब आप रिच हो तब आपको हाई टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, जब आप पुअर हो तब आपको क्या करने हैं? लो टैक्सेस देने या फिर एक्सेम्पशन मिलता है आपको, है ना। दोनों में से कोई भी। तो इस तरीके से वहां पे सरकारी टैक्सेशन करती है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? जब भारत सरकार रिच लोगों से हायर टैक्सेस ले रही है तब इनका पैसा गरीब लोगों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है ना। मान लो कोई पुअर फैमिली, बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल फैमिली है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना ले रही है, फ्री फूड। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये क्लियरली कहता है कि इंडिया के अंदर गरीबों को क्या मिलना चाहिए? सस्ते में या फिर फ्री फूड मिलना चाहिए वहां पे। अभी के लिए फ्री फूड मिल रहा है वहां पे, पहले सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था लास्ट ईयर, दिस ईयर फ्री फूड मिल रहा है। 5 साल के लिए स्कीम एक्सटेंड भी कर दी भारत सरकार ने। तो यहाँ पे जब गरीब लोगों को, जो बीपीएल फैमिलीज है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिल रहा है, तो इस कॉस्ट को कौन पे कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो अनाज मिल रहा है वो सस्ते में वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, नहीं, सरकार उसकी कॉस्ट पे कर रहा है। लेकिन सरकार के पास ये पैसा आ कहाँ रहा है? आ कहाँ से रहा है? तो टैक्स से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस से आ रहा है ना। ये टैक्सेस कौन दे रहे हैं? रिच पीपल। तो जो अमीर लोग है ना, इनसे हायर इनकम पे जो टैक्सेस कमाए जा रहे हैं, उन टैक्सेस का यूज किया जा रहा है गरीब लोगों के ऊपर। इसको आप कहोगे रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है? रीअलोकेशन, है ना। जो भी सरकार पैसा कमा रही है, ऐसा नहीं है कि जो टैक्सेस का दे रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रही है और जो टैक्सेस नहीं दे रहे उनको बिल्कुल भी सर्विसेज नहीं मिल रही, नहीं। उल्टा जो टैक्स नहीं पे करे, जो गरीब फैमिली से है ना, उनको सरकार की तरफ से ज्यादा मदद मिल रही है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट है ना, तो वहां पे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रही है और वो पैसा गरीबों के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही है वहां पे। तो उनके फूड, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ, उन सेक्टर में यहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। अंडरस्टूड? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो अमीर लोग हैं उनके टैक्सेस से ये पैसा जमा हो रहा है। इसको आपने क्या कहा? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको रीअलोकेट किया है। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस कीपिंग इन द व्यू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। क्या लिखा है यहाँ पे? सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, बीपीएल इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, गरीब लोग है ना बीपीएल मतलब। तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस। तो उन कंडीशंस को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस। तो भारत सरकार ने जो टैक्स से पैसा आया है उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। ज्यादा पैसा किन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं? गरीब लोगों के ऊपर।
दैट इज नोन एज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये कहां पे होता है? ये बजट के अंदर होता है। ये कहां पे होता है? ये सॉरी फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, उसी के अंदर हो रहा है वहां पे। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो जितना अमीर है उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा और वो टैक्स का पैसा गरीबों को अलग अलग सर्विसेज देने के लिए काम में लाया जाएगा, वो किसी भी तरीके की सर्विसेज। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। फिस्कल पॉलिसी का अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। कैसे होता है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का? अब इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन है वो कैसा है? वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। उसको आप क्या कहते हो? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि जिस तरीके की आपकी इनकम होगी ना, उस तरीके से आपके क्या होते बढ़ते जाएंगे? टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। तो 5 करोड़ रुपए कमाने वाला हायर टैक्सेस पे कर रहा है, अलग अलग है। ये अलग अलग टैक्स रेट क्यों है? क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी से लड़ना है ना। अगर ये अलग अलग रेट नहीं होंगे, एक जैसे रेट होंगे, मानो सबको 50% टैक्स पे करना है, तब भारत के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी वहां पे, जब सब एक जैसा रेट पे करें। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम सबको पता है जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब वो इनडायरेक्ट टैक्स है तब वो फिक्स होता है, वो अलग अलग नहीं होता है अलग अलग लोगों के लिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए अलग टैक्स है, और कोई किसान है उसके लिए अलग जीएसटी है। नहीं, सेम प्रोडक्ट के ऊपर सेम जीएसटी देना है दोनों को। मानो जीएसटी 10% है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कितना लगा है? 10%। और प्रोडक्ट क्या है? बर्गर। तो आप किसी फास्ट फूड सेंटर पे चले गए और वहां पे आपने बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर की प्राइस के ऊपर 10% जीएसटी लग रहा है। मानो 2 लोग हैं, एक पर्सन ए, दूसरा पर्सन बी। ए पर्सन की इनकम है 10,000 रुपए, बी पर्सन की इनकम है 10 लाख रुपए, है ना। ये जो बर्गर है उसकी प्राइस है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का एक बर्गर है, अच्छे रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, उसके ऊपर 10% जीएसटी। तो 1,000 रुपए के ऊपर 10% मतलब 100 रुपए। जीएसटी कितना हुआ? 100 रुपए। अब जब ये दोनों मिलके अलग अलग, मतलब ये दोनों रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खा रहे, 1,000 रुपए पे कर रहे, उसके ऊपर 10% जीएसटी भी दे रहे, 100 रुपए का। अब ये बताओ, ये जो टैक्स है, ये 100 रुपए टैक्स है ना, ये जो टैक्स है ये ए की इनकम का कितना हिस्सा है और बी की इनकम का कितना हिस्सा है? आप क्लियरली कह सकते हो। तो 100 रुपए ए की इनकम के ऊपर और 100 रुपए बी की इनकम के ऊपर, बराबर ना। वहां पे ये हो गया आपका। तो दोनों का रेशो अलग अलग निकलेगा ना। यहाँ पे इसका कितना निकलेगा? तो ये 1%, ये कितना निकल गया? 1%। और ये कितना निकलेगा? 0.01%। आप कह सकते हो कि ये जो 100 रुपए जो इक्वल टैक्स है ए और बी दोनों के ऊपर, उस इक्वल टैक्स का इंपैक्ट ए के ऊपर ज्यादा है, लेकिन उस इक्वल टैक्स का इंपैक्ट बी के ऊपर कम है, क्योंकि बी की इनकम ज्यादा है। इससे हम समझ सकते हैं इनइक्वालिटी के, जब हम प्लेन टैक्स लगाएंगे, एक कॉमन टैक्स लगाएंगे, एक कॉमन रेट रखेंगे, तब कॉमन रेट से क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी वहां पे। अब ए पर्सन को अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा टैक्स पे खर्च करना है, जबकि बी पर्सन को अपनी इनकम का कम हिस्सा टैक्स पे खर्च करना है वहां पे। सो दैट्स व्हाई ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकारें क्या करती है? सरकारें डिफरेंशियल टैक्स रेट रखती है। जिसकी इनकम ज्यादा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम वो कम टैक्स पे करेगा। इससे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रखेंगे कि जो बीपीएल फैमिलीज है, मानो यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे 11,000, जिसकी इनकम 11,000 से कम है वो यहाँ पे 5% टैक्स देंगे, जिनकी इनकम 11,000 से ऊपर है वो 10% टैक्स देंगे। अब दोनों का इंपैक्ट बदल जाएगा ना वहां पे।
हाँ, ए को कितना अपनी इनकम का 0.5% ही खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। इनइक्वालिटी कम हो गई ना, इनइक्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि बीपीएल के लिए अलग टैक्स रेट है और एपीएल के लिए अलग टैक्स रेट है। अब दो टैक्स रेट यूज कर रहे हैं हम, तो दैट्स व्हाई टैक्स रेट बदलने से क्या होता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में मदद हो जाती है वहां पे। इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, या फिर दुनिया की बहुत ज्यादा सरकारें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए टैक्स रेट का सहारा लेती है। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर बजट आता है, बजट के अंदर टैक्स रेट बताए जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए टैक्स रेट एडजस्ट कर रहे हैं ना वहां पे। सो गवर्नमेंट एम्स to bring economic equality by imposing taxes on the elite class and spending the collected money on the welfare of the poor, है ना। यहाँ पे मैंने कम बोला, लेकिन अगर 5 लाख के नीचे होगी तो वहां पे नो टैक्स, मतलब बता रहा हूँ मैं एग्जांपल की तरह कि अगर जिसकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, नीचे है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो टैक्सेस वालों का पैसा नॉन टैक्सेस वालों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है ना। हाँ, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, इससे क्या होगी, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। Okay, so this is another objective of fiscal policy, reducing inequalities. Another objective is contributing to the economic growth. Contributing to the economic growth. A country's economic growth is based on the rate of investment and savings. जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के ऊपर डिपेंड होती है ये। अब बजट यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा, बजट हेल्प कर सकता है डायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग द टैक्स रेट एंड एक्सपेंडिचर, दोनों चीजों को कंट्रोल करके वहां पे। अब यहाँ पे होगा कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम सेविंग्स की बात करते हैं, है ना। जब भारत सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी, इफ देयर इज हायर टैक्सेस, तब लोगों की सेविंग्स कम हो जाएगी, सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड। तो सेविंग्स को बूस्ट करने के लिए टैक्सेस को काबू में लाना पड़ेगा ना, तब लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी वहां, है ना। अगर मैं लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ, 70% टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं 30,000 रुपए से सेव करूंगा कि घर का खर्चा निकालूंगा। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी घर के खर्चे की है। अगर वहीं पे भारत सरकार टैक्स रिड्यूस कर दे, मान लो टैक्स रिड्यूस करके 25% कर दे, तब 75,000 रुपए बचेंगे, फिर 75,000 में मैं घर का खर्चा भी निकाल सकता हूँ, साथ ही सेविंग्स भी कर सकता हूँ। टैक्सेस रिड्यूस करने से सेविंग्स बढ़ रही है। सेविंग्स बढ़ने से क्या होगा, सेविंग्स बढ़ने से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब सेविंग्स बढ़ेगी तब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। आपने जो बैंक के अंदर एफडी क्रिएट की है, एफडी का पैसा बैंक क्या करेगी, किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगी, किसी ना किसी बिजनेसमैन को कर्जा देने के लिए यूज करेगी, तब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मतलब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ग्रोथ होगी। किसी भी कंट्री के अंदर अगर सेविंग्स हाई है, तो सेविंग्स हाई होने के बाद क्या हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। इसलिए सरकार सेविंग्स के कल्चर को प्रमोट करता है। सरकार क्या कहती है कि तुम सेविंग्स बढ़ाओ, वहां पे खर्चे तो करो, ऑफ कोर्स दे आर नीडेड फॉर डिमांड, लेकिन आपको सेविंग्स भी बढ़ानी वहां पे, तो सेविंग्स को प्रमोट किया जाएगा वहां पे। तो सेविंग्स को प्रमोट करने का एक बेस्ट सिंपल तरीका क्या है, टैक्सेस को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। एंड व्हेन यू रिड्यूस टैक्सेस, ऑटोमेटिकली सेविंग्स इन द इकोनॉमी विल बी ऑन द हाई, बढ़ जाएगी वो। The budgetary plan focuses on preparing adequate resources for investing in the public sector and raise the overall rate of investment and savings, है ना। अनदर एग्जांपल इज कि सरकार क्या कर सकती है, वहां पे सरकार लोगों को जो है ना ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करेगी जहां से पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉन्ड्स, है ना। तो मान लो भारत सरकार ने ग्रीन बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया, तो जब भारत सरकार ग्रीन बॉन्ड्स बेचेंगी तब भारत सरकार क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है ना। ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर भारत सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी वहां पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बजट के अंदर ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि टेक अनदर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड्स, है ना। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहां पे बॉन्ड्स की प्राइस गोल्ड से लिंक की जाती है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, गोल्ड के प्राइसेस घटेंगे तो बॉन्ड की प्राइसेस भी घट जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहां पे जो भी पैसा बॉन्ड्स के जरिए लिया जाएगा, वो पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा, इन्वायरमेंट ऑफ फ्रेंडली प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट,
हाँ, या फिर ग्रीन बिल्डिंग बनानी है मुझे, तो उसके लिए जो भी पैसा लगेगा, अगर वो इन बॉन्ड के जरिए से प्रोड्यूस किया जाए तो वो पैसा वहीं पे खर्चा किया जाए। तो इन तरीके के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बजट का काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना भी है फिस्कल पॉलिसी का काम। देन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। One of the objective of fiscal policy is to bring in financial or economic stability. What do you mean by financial stability or economic stability? तो simple, जब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस स्टेबल रहेंगे तब आप कहोगे कि देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री। जब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस स्टेबल रहेंगे तब इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक कहानी भी सुनाई थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वो एक सुल्तान था इंडिया के अंदर जिन्होंने राज किया था 14th सेंचुरी में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था वहां पे कि उन्होंने खुद बैठ के एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के जरिए से उन्होंने सारे प्रोडक्ट उसके मार्केट में बेचे वाले सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस डिफाइन किए थे कि मेरे राज्य के अंदर जो दुकान है उस दुकान के अंदर साबुन इतने में बेचा जाएगा, टिकली इतने में बेची जाएगी, तेल इतने में बेचा जाएगा, सारे प्राइजेस उन्होंने सेट किए थे। अब प्राइजेस सेट करने के बाद क्या हो गया था, वहां पे इन्फ्लेशन नहीं था, है ना। उससे क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत हो गई। मतलब अब सरकार कम खर्चे में लोगों को सर्विस दे सकता है, सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं ना। अगर इन्फ्लेशन नहीं है किसी भी मार्केट में, अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो डीएनएस अलाउंस नहीं जाएगा, तो सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे ना वहां पे, है ना। सरकार उन खर्चों का क्या करेगी, जो बचा हुआ पैसा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, उससे अच्छी स्कूलें बनाएगी, अच्छे R&D सेंटर्स बनाएंगे वहां पे, यस और नो। अदरवाइज इन्फ्लेशन के चक्कर में वो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, सैलरी के अंदर डीए बढ़ाना पड़ेगा, और पे कमीशन आता है आगे जाते जाते, तो इससे सरकार के सैलरीज के ऊपर या फिर जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा वहां पे। तो दैट्स व्हाई टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी का सहारा लिया जाएगा। उसके अंदर क्या किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। दिस इज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या किया जाएगा, मनी सप्लाई को काबू में रखा जाएगा। सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे को कम करेगी और साथ ही साथ सरकार अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर का मनी सप्लाई काबू में आएगा। फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने से क्या हो गया, सरकार का खर्चा कम हो गया, ठीक है। तो वहां पे सरकार क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर का मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। Understood? So this is your economic stability. The budget focuses on avoiding business fluctuation so as to accomplish the aim of financial stability. Policies such as deficit budget during deflation and surplus budget during inflation assist in balancing the price of the economy. Deficit budget during deflation. बताया था ना मैंने, डिफ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट में मनी कम होता है, पैसा कम होता है। जब मार्केट में पैसा कम होता है तो सरकार क्या कर रही है, डेफिसिट बजट, मतलब सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है और सरकार की इनकम कम रह जा रही है। दोनों के बीच का जो गैप है इसको आप कहोगे डेफिसिट। तो सरकार कमा कम रही है और खर्चे ज्यादा कर रही है, इस तरीके के बजट को आप कहोगे डेफिसिट बजट, है ना। वो कहावत है ना हिंदी में, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, तो वही है, अट्ठन्नी की इनकम है, रुपए का खर्चा है, दोनों के बीच का गैप डेफिसिट है। ये खर्चे क्यों कर रही है एक्स्ट्रा कर्जा लेके, क्योंकि मार्केट में डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट में डिमांड नहीं है। सरप्लस बजट क्या होता है, जहां पे सरकार ये डेफिसिट को कम करती है और सरप्लस बजट प्रोड्यूस करेगी, मतलब जहां पे इनकम जो होती है ना वो ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है। तो ये इनकम ज्यादा और खर्चे कम है, तो ये पैसा सेव हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सरप्लस। तो ये बजट है सरप्लस बजट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार सरप्लस बजट नहीं पेश कर पाती है। शुरुआती समय में उन्होंने कुछ बजट पेश किए थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं। तो अभी के लिए जो भी बजट है डेफिसिट बजट है, क्योंकि इंडिया में 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, अराउंड 144-145 करोड़ की पॉपुलेशन, इट इज सेड 140 करोड़ तो कब का क्रॉस किया है।
वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन। इतने ज्यादा पॉपुलेशन को जब सर्विसेज देनी भारत सरकार को, तो खर्चे कम नहीं हो सकते, खर्चे बढ़ते जाएंगे। मेट्रो देनी है लोगों को, बुलेट ट्रेन देनी है, अच्छी स्वास्थ्य देनी है, इंश्योरेंस देना है ना, इसके लिए खर्चे ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार के पास डेफिसिट बजट पेश करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी कंपनियां। Many public sector industries are built for the social welfare of the people. The budget is planned to deliver different provisions for operating such business and imparting financial help. Public sector enterprises, for example, FSI, sorry, FCI, my mistake. For example, FCI, Food Corporation of India. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है भारत के किसानों से अनाज खरीदना और उस अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। ये स्वस्थ राशन दुकान है जहां से आप वो ऑरेंज कलर का और येलो कलर का कार्ड देके फ्री ऑफ कॉस्ट खाना ले सकते हो आप। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे? सोशल वेलफेयर के लिए है ना ये इंस्टीट्यूशन FCI, करेक्ट। तो ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए बजट के अंदर पैसा निकाला जाएगा, बजट के अंदर पैसा बनाया जाएगा वहां। तो दिस इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिड्यूसिंग द रीजनल डिफरेंसेस, बजट का और एक का सॉरी फिस्कल पॉलिसी या फिर बजट ही कहो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, समझेंगे आप लोग। फिस्कल पॉलिसी को या फिर बजट को, दोनों का काम क्या है? रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड बिहार, या फिर आप असम भी ले सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। मैं बस यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो महाराष्ट्र आप देखोगे ना और बिहार को जब आप देखोगे, तब बिहार जो ग्रांट्स है वो ज्यादा रिसीव कर रहा है भारत सरकार से, जबकि महाराष्ट्र के अंदर ग्रांट्स कम आ रही है कंपेयर टू द बिहार। ग्रांट्स कैसी महाराष्ट्र के अंदर भारत सरकार से कम आ रही है। अब बिहार को ज्यादा ग्रांट्स मिल रही है जबकि महाराष्ट्र को कम ग्रांट्स मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार के अंदर जरूरत ज्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है और बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी कम है। इसीलिए वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देने के लिए वहां पे सरकार को ज्यादा खर्चा करना जरूरी है। इसलिए बिहार को हम देखेंगे कि भारत सरकार ज्यादा ग्रांट्स दे रही है कंपेयर टू द महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के अंदर इनकम ज्यादा है इसलिए महाराष्ट्र को ग्रांट कम मिल रही है। जब भारत सरकार मदद कर रहा है महाराष्ट्र और बिहार को, तो एक जैसी मदद नहीं कर रहा है ना, अलग अलग कर रहा है, क्योंकि दोनों स्टेट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग है। जब दोनों स्टेट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग है और भारत सरकार बिहार की भी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र की, हम देख रहे हैं कि बिहार को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। क्यों? टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज। महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अलग अलग है। महाराष्ट्र इज मोर प्रॉस्परस इकोनॉमिकली कंपेयर टू द बिहार। बिहार को भी प्रॉस्पर करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, तो बिहार को ज्यादा मदद करनी पड़ेगी। ये उसी तरीके से होता है कि किसी माँ बाप के अगर एक हाथ बच्चा कमजोर है फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से, तब पेरेंट्स का ध्यान उस कमजोर बच्चे के पास ज्यादा जाता है। क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में मदद हो जाती है। तो अभी के लिए वही, ओके। तो दिस इज अबाउट रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज। तो भारत सरकार जब ग्रांट्स देगी तब एक जैसी ग्रांट्स नहीं देगी सारे राज्यों को। उस राज्य को जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पे ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करेगी भारत सरकार कंपेयर टू द उस राज्य के कंपैरिजन में जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हुई, ओके। So reducing the regional differences. Okay. So these are different functions of fiscal policy. Fiscal policy के ये सारे functions हमने यहाँ पे देखे। आगे बढ़ते हैं, बजट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब गाइस फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट ही होता है वहां पे,
अगर आपने बजट समझ लिया तो आपको फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गई, इसलिए हम आगे बजट पढ़ेंगे कि बजट कैसा होता है, उसी के थ्रू हम समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी कैसी है। लेकिन बजट समझने से पहले उसके कुछ बेसिक फीचर्स है, फंडामेंटल्स है, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको पूछेंगे कि आर्टिकल नंबर 112 के अंदर बजटरी प्रोविजंस किए गए हैं वहां पे, तो क्या वहां पे बजट वर्ड यूज किया है? बिल्कुल नहीं। तो वर्डिंग क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं वो? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो संविधान ये कहता है आर्टिकल 112 के तहत कि भारत सरकार क्या करेगी, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी हर साल, उसी को आप क्या कहते हो? बजट। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 2023 चालू है, दिसंबर 2023, 2024 आएगा तो 2024 में इलेक्शन है इंडिया के अंदर। अब इलेक्शन ईयर में क्या होता है कि हम लोग एक फुल फ्लेज बजट नहीं पेश करते, हम लोग क्या एक इंटरिम बजट पेश करते हैं। वी विल प्रोवाइड एन इंटरिम बजट। जब ये जो इंटरिम बजट है ना, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं होता है बजट के अंदर, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पर्टिकुलर प्रावधान के आधार पे इंटरिम बजट पेश किया जाएगा। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंटरिम बजट। लेकिन भारत सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इलेक्शन है ना भाई, इलेक्शन के अंदर सरकार बदल भी सकती है। जब सरकार बदलेगी तो सरकार की प्रायोरिटीज भी बदल जाएगी वहां पे, है ना। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से बजट भी बनेगा उनका। अब मान लो एक पार्टी की सरकार है, इलेक्शन होगा मई जून में, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन फरवरी में फुल फ्लेज बजट था वो तो बदल देंगी, तो सरकार के खर्चे भी बढ़ जाएंगे और हेक्टिक भी हो जाएगा। इसलिए इंटरिम बजट पेश करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर। अब 2024 में इलेक्शन है तो एक इंटरिम बजट मतलब कि टेम्पररी बजट पेश किया जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करते नहीं है, जो भी प्रीवियस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बस थोड़ा बहुत एकदम मामूली चेंजेस किए जाएंगे। मान लो सेम सरकार आ जाएगी उसी साल में इलेक्शन के बाद भी, तब वो फुल फ्लेज बजट बाद में पेश कर सकते। ओके, अभी के लिए जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट कब पेश करते हैं? 1 फरवरी। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की रिसिट मतलब इनकम ऑफ मनी, पैसा आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर मतलब ऑनगोइंग आउटगोइंग ऑफ मनी। तो सरकार का खर्चा और सरकार की इनकम, उसका वो स्टेटमेंट होता है। बजट कौन पेश करता है? तो इट्स अ डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। शुरुआती समय में कहा था फिस्कल पॉलिसी किसका काम होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बजट कौन पेश कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये वो काम करता है बजट पेश कर। इन पार्लियामेंट बजट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो 6 स्टेजेस है, उन स्टेजेस से बजट पास होते जाएगा। एज सच एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्टली सवाल, जहां पे इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट कुछ सवाल देखे गए थे, इसलिए इसको भी हम शॉर्ट में समझ लेते कि ये चीजें है क्या। अब बजट के अंदर 6 स्टेजेस है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपना बजट पेश करते हैं। तो बेसिकली वो वहां पे डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं होता, सब लोगों को बताया जाता है कि बजट क्या है, वहां पे बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और सारे लोगों के पास बजट का डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। तो दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। उसके बाद चालू होता है जनरल डिस्कशन। फिर कुछ दिनों के लिए एक जनरल डिस्कशन की जाएगी, वहां पे बजट के प्राइमरी हाइलाइट्स है ना, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। थोरोली पूरा बजट डिस्कस नहीं करते। उसके बाद क्या किया जाएगा? बजट को भेजा जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, उनका काम क्या है? जो भी सरकार ने बजट पेश किया है उस बजट की पूरी बाकी खाल खींचना, उसको पूरी एक एक ग्रांट उसकी टेस्ट करना, चेक करना कितनी वैलिड है कितनी इनवैलिड है, और उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। ये सरकार पार्लियामेंट की कमेटी होती है, पार्लियामेंट कमेटी। जब वो डिटेल रिपोर्ट आएगी तब उस रिपोर्ट के आधार पे क्या होगी? वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। मतलब उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल के कोई भी सरकारी एक स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
ग्राम सड़क योजना के अंदर 100 करोड़ रुपए का पैसा दिया जाएगा वहां पे, है ना। तो 100 करोड़ रुपए सरकार बजट के अंदर लिखेगी वहां पे, तो वहां पे डिस्कशन होगी कि 100 करोड़ रुपए देने की जरूरत है क्या। अगर देने की जरूरत है तो सब वोटिंग करेंगे, नहीं देने की जरूरत है तो सब वोटिंग नहीं करेंगे, है ना। उस हिसाब से वहां पे वोटिंग होगी। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सवाल पूछा गया था। इट्स अ मनी बिल। ये क्या होता है? मनी बिल होता है। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब जब भारत सरकार बजट पेश कर रहा है तो बजट के अंदर खर्चे हैं। क्या है? खर्चे। खर्चे मतलब क्या है कि जब भारत सरकार अपनी तिजोरी में, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। खर्चा मतलब वही से होगा ना, तिजोरी से ही होगा। अब ये जो तिजोरी होती है ना, ये तिजोरी पार्लियामेंट के कंट्रोल में होती है। बिना पार्लियामेंट की परमिशन से सरकार 1 रुपया भी इस तिजोरी से विड्रॉ नहीं कर सकता है। वो जो परमिशन देना है पार्लियामेंट के द्वारा, उसी को कहा जाएगा पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब मनी बिल पास करना। What is money bill? It's a type of law into the parliament which deals with the incoming and outgoing of money from the government funds. सरकार की जो तिजोरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर पैसा डालना, उससे पैसा निकालना, इससे रिलेटेड जो भी काम है वो मनी बिल के अंदर डिसाइड किए जाएंगे वहां पे। और मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो लोकसभा के सभापति है वो डिसाइड करेंगे वहां पे। दैट्स मनी बिल। देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो ये फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल क्या होता है कि ये इसके अंदर मनी बिल और उसके अलावा और भी चीजें होती है। और भी चीजें मतलब जैसे रेगुलेशन की चीजें हो सकती है, नई नई स्कीम्स की चीजें हो सकती है, नए प्रोग्राम्स की चीजें हो सकती है, जिसको कानूनी तरीके से पास करना जरूरी है। तो फाइनेंस बिल के अंदर बस पैसे से रिलेटेड बातें नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी बातें होती है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन बिल होता है, तो ये फाइनेंस बिल भी पास करना पड़ता है। ये फाइनेंस बिल पास हुआ मतलब बजट पास हो गया, करेक्ट। तो 6 अलग अलग स्टेजेस है, इन स्टेजेस के अंदर आपका पूरा बिल पास किया जाता है। तो दिस इज योर बजट थ्रू 6 डिफरेंट प्रोसेसेस। बजट के अंदर कौन सी चीजें आती है? तो बजट के अंदर रिसिट, एक्सपेंडिचर एंड डेट, 3 चीजें आई। रिसिट यानी इनकमिंग ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बस जो पैसा कमाया जा रहा है उसको नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे डेट, भारत सरकार कर्जे ले रही है, डेट मतलब कमाई नहीं है ना, वो पैसा मिला है हमको, वापस भी करना है, तो डेट भी कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट के अंदर आएगा। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, टोटल स्पेंडिंग भारत सरकार की। डेट कि कभी कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, रिसिप्ट कम होंगे, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो डेट से भरा जाएगा, है ना। तो रिसिप्ट, इनकम एंड डेट, ये 3 कंपोनेंट है बजट के अंदर। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब बजट के अंदर जो भी पैसा आ रहा है और जहां से भी खर्चा हो रहा है, वो सारा पैसा अलग अलग फंड्स में रखा जाता है। सो देयर आर receipts and expenditure of the government and they are credited and debited from the following। 3 अलग अलग फंड है, जैसे एक फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 3 क्रूशियल तिजोरियां है, ये तिजोरियां है इंडिया की। ये तीनों क्या है? ये फंड्स मतलब तिजोरियां है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तीनों क्या है शॉर्ट में पढ़ेंगे। The consolidated fund of India मतलब क्या है? This is the most important of all accounts of the government. This fund is filled by direct and indirect taxes, loans taken by the Indian government, returning of loan interest, interest of loans to the government by any agency that has taken it. Simple है। भारत सरकार के पास एक तिजोरी है, सबसे इंपॉर्टेंट तिजोरी क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो भी पैसा ले रही है, फिर वो टैक्सेस के थ्रू हो, नॉन टैक्सेस के थ्रू हो, कर्ज के स्वरूप में आए, वो सारा पैसा कहाँ पे आ रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसके कंट्रोल में होता है? ये पार्लियामेंट के कंट्रोल में। इट इज डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत सरकार को 1 रुपया भी निकालना है तो परमिशन पार्लियामेंट की चाहिए, और पार्लियामेंट जब परमिशन देता है तो उसके लिए लॉ पास करना पड़ता है, कानून। इसीलिए बजट के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है। जब वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा
तभी जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI, इस अकाउंट से भारत सरकार क्या कर सकती है, पैसा निकाल सकती है। सो गवर्नमेंट मीट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड, मतलब भारत सरकार को जो भी खर्चा करना है वो इसी फंड से होगा। द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात कर रहे हैं, कानून, लॉ की बात कर रहे हैं। The provision for this fund is given in Article 266(1) of the Constitution of India. This is the most important point here. Article 266(1) मतलब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये संविधान के प्रावधान से बना है, और संविधान के अंदर कौन सा प्रावधान है उसके लिए, आर्टिकल 266(1). तो इसके तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है। Each state can have its own consolidated fund, मतलब हर राज्य अपना खुद का कंसोलिडेटेड फंड रख सकता है। केंद्र सरकार तो रखेगा ही, लेकिन राज्य भी रख सकती है, ठीक है। और उसके लिए प्रोविजन भी सिमिलर है, मतलब जब केंद्र सरकार की बात करते हैं तब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है पैसा निकालने के लिए, है ना। उसी तरीके से जब राज्य की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी परमिशन चाहिए उस राज्य की सरकार को उस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। ओके, तो मतलब प्रोविजन सेम है वहां पे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट दीज फंड्स एंड रिपोर्ट्स to the relevant legislatures on their management. CAG, Controller and Auditor General. CAG क्या है? It's another constitutional provision. ठीक है। CAG एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करता है ऑडिटिंग का। He is the highest auditor into the India. इसका काम है भारत के अंदर ऑडिटिंग करना। किसकी ऑडिटिंग करेंगे ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI की ऑडिटिंग करेंगे। ये देखेंगे कि इस CFI के अंदर जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, और जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितना जा रहा है और कहां पे जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करेंगे कैग। बराबर है ना भाई, देश का पैसा है, देश का पैसा है तो देश के पैसे के ऊपर सरकार नहीं तो पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है कि देश के पैसे को खर्च करने की परमिशन पार्लियामेंट देगा। देश का पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है और उस देश के पैसे को कहां से कमाया जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट कैग बनाएगा और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर की जाएगी और फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन है। तो दिस इज योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? सो गाइस, दिस इज फॉर टुडे। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है हमारे कंटिजेंसी फंड, पब्लिक फंड और भी एक्स्ट्रा फिस्कल पॉलिसी के अंदर के जो भी एक्सपेंडिचर इनकम के सोर्सेस है वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।